नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें सेहत से जुड़ी किसी समस्या और उसके समाधानों पर हम बात करते हैं। कोविड की दूसरी लहर से देश में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज रही है। संक्रमण की चेन तोड़ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी जोर शोर से जारी है। बड़ी संख्या में लोग कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर सकुशल घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों में भी कुछ दिक्कतें, कुछ बीमारियां, कुछ साइड इफेक्ट हैं। ऐसे लोग इस वक्त ब्लैक फंगस के खतरे से जूझते दिखाई पड़ रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस ये ऐसा एक संक्रमण है, ये ऐसा एक फंगस है जिसको लेकर खतरा बढ़ता दिखा है। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। घातक बात यह कि ये कई बार दिमाग तक पहुंचकर व्यक्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ब्लैक फंगस के क्या लक्षण हैं, किस तरह आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि आंखों की रोशनी जाना, उस पर प्रभाव पड़ना, ये सबसे ज्यादा देखा गया है। इसके अलावा ये कान, नाक, गले को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। कितना खतरनाक ये ब्लैक फंगस है, अगर कोई इसकी जद में आता है, क्या लक्षण दिखते हैं, क्या सतर्कताएं हैं, ये सब सवाल लोगों के जहन में इन दिनों हैं। और इससे जुड़ी जो कुछ अन्य व्याधियां, बीमारियां हो सकती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ में आज डॉक्टर प्राची दुबे, एमडी मेडिसिन, जुड़ रही हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। नमस्ते डॉक्टर साहब, इस वक्त ये जो ब्लैक फंगस है, इसको लेकर, फंगस तो पहले भी कई बार फंगल इन्फेक्शन हमने सुना है, इसके कई सारे प्रकार हमने देखे हैं, उनसे होने वाले डिजीज देखे हैं, लेकिन ये जो ब्लैक फंगस है दरअसल है क्या? कहां से अचानक से इसका प्रकोप इतना बढ़ गया? ब्लैक फंगस एक तरह का फंगस ही है जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। यह फंगस हर जगह है। यह सॉइल में होता है, मिट्टी में होता है, डस्ट धूल में होता है, यहाँ इन्वायरमेंट में ही होता है। यह हेल्दी इंडिविजुअल या हेल्दी इंसान को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो पहले से बहुत लंबे समय से बीमार हैं, ऐसे लोगों में यह फंगस बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारी जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है वह उत्पन्न करता है। यह फंगस बेसिकली इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें मृत्यु दर 50% से अधिक पाई गई है। डॉक्टर साहब, आजकल कोविड को लेकर सर्वाधिक चर्चा है। कोविड से इसका कनेक्शन कैसे जुड़ रहा है? एक और कनेक्शन जुड़ता है इसका, जो लोग डायबिटिक हैं उनके साथ में। इन दोनों बीमारियों से इसका क्या कनेक्शन? कोविड के साथ में इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ऐसे कोविड मरीज जो कि बहुत लंबे समय से आईसीयू में रहे हो, या फिर ऐसे कोविड मरीज जिनकी पहले से इम्यूनिटी कम हो, जैसे जिन्हें हाई शुगर हो, डायबिटीज के मरीज हो, जिनकी किडनी की परेशानी हो, या कैंसर के मरीज हो, या कोई पहले से ही ऐसी दवा लेते हो जिससे इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे कोविड के मरीजों में यह इन्फेक्शन देखा गया है। बेसिकली ये होता है कि जब भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है तो यह इन्फेक्शन हमारे शरीर में लगता है। कोविड के रिकवरी फेज में यह इन्फेक्शन देखा गया है, क्योंकि कोविड की रिकवरी फेज में ऐसे ही इम्यूनिटी कम होती है। अगर मरीज को कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे वो डायबिटीज हो या किडनी की बीमारी हो उसे, तो इसकी इम्यूनिटी कम होती है। साथ साथ कोविड के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली जो दवाइयाँ हैं उससे भी कुछ इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि स्टेरॉइड से इम्यूनिटी कम होती है अगर वो लंबे समय से चल रही हो। इस वजह से यह इन्फेक्शन कोरोना में रिकवरी फेज में, मतलब दूसरे या तीसरे सप्ताह में देखा गया है। दो और भी बातें हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर या सोशल साइट्स के ऊपर हम देखते हैं, जो कितना सही है ये एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, आप ही हमको बता पाएंगी। एक कनेक्शन बताया जा रहा है कि लोगों को इन दिनों काफ़ी ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही, तो ये कहा गया कि जो ऑक्सीजन में प्रयुक्त होने वाला वाटर है, क्या ये फंगस वहाँ से आता है? नंबर दूसरा, जैसा आपने बताया कि स्टेरॉइड्स डॉक्टर्स ही लगा रहे हैं, तो क्या इसके प्रभाव को या दुष्प्रभाव को, पोस्ट इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं उनका कोर्स पूरा नहीं करना, ये भी इसकी एक वजह? जी, जो आपने पहला सवाल किया कि उसे हम ऑक्सीजन में हम ह्यूमिडिफायर कहते हैं, जिसमें पानी प्रयोग होता है। अगर कई बार क्या होता है कि हम मरीज को डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो स्टरलाइजेशन और सारी चीज़ें, हाइजीन मेंटेन किया जाता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो रिकवर होकर घर जाते हैं और उन्हें बीच बीच में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसे मरीजों को घर पे ही सिलेंडर रखना पड़ता है और उन्हें वो ह्यूमिडिफायर यूज़ करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि हम वो ह्यूमिडिफायर में साफ पानी नहीं यूज़ कर पाते। आइडियली उसमें डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए। अगर हम उसमें डिस्टिल्ड वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं या साफ पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं या हम बार बार पानी नहीं बदल रहे, उस वजह से यह इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है।
दूसरा था आपका सवाल स्टेरॉइड के ऊपर। तो स्टेरॉइड एक जीवन रक्षक दवा है जो अभी कोरोना में दिया जाता है, लेकिन ये कहा भी गया है कि ये मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम वाले ही मरीजों को दिया जाना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये दवा बहुत जल्दी चालू कर देते हैं, तो इसी वजह से स्टेरॉइड हमेशा डॉक्टर की सलाह पे, उचित डोज पे, उचित मात्रा पे और एक निश्चित समय के लिए ही दिया जाना चाहिए। ऐसा भी बताया गया है कि जब आप स्टेरॉइड्स को देते हैं किसी भी मरीज़ को कोविड के इलाज में या किसी अन्य बीमारी में, तो इसमें बाद में भी हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं और उसका डोज घर में पहुंचने के बाद लापरवाही पूर्वक या शायद ज़्यादा मेडिसिन हैं इसमें एक मेडिसिन कम कर दी जाए, ऐसा भी कुछ केसेस में आपने पाया? क्योंकि बहुत से मरीज़ जो आते हैं वो ये बताते हैं कि पोस्ट कोविड इफेक्ट है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि पोस्ट कोविड इफेक्ट था पर इसके लिए मेडिसिन पहले से देने के बावजूद इसको पूरा नहीं किया। क्या ये एक वजह है? बहुत सारे मरीज जो रहते हैं वो कई बार फॉलो अप नहीं कर पाते हैं और वो वही दवा कंटिन्यू कर लेते हैं। खासकर शुगर के मरीज, स्टेरॉइड का एक और साइड इफेक्ट है कि ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। तो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जो रहते हैं, जो डिस्चार्ज होते हैं या होम आइसोलेशन पे रहते हैं, वो शुगर मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं और हाई शुगर की वजह से भी उन्हें ये म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल डायबिटीज और ये स्टेरॉइड दोनों इम्यूनिटी कम करता है। डॉक्टर साहब, इससे हम बच कैसे सकते हैं? क्योंकि देखिए आपने जैसे कहा कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है और फंगस हमारे आसपास कई सारी जगहों पर हैं, जहाँ कहीं नमी होगी, जहाँ गंदगी होगी, डस्ट होगी, कीचड़ होगी, किसी भी जगह हो सकता है। गीली लकड़ी में भी हमने सुना है कि फंगस पाया जा सकता है। ऐसी तमाम जगह जब ये विद्यमान है, मौजूद है, तो इससे बचें कैसे? क्या इससे कोई प्रिवेंशन के उपाय हैं? हाँ जी, इससे बचने का एक सरल उपाय है कि जो भी पोस्ट कोविड पेशेंट है या कोविड से रिकवर हुए पेशेंट है, वो ऐसी जगह जाने से बचे जहाँ ज़्यादा धूल है, मिट्टी है या बहुत ज़्यादा गंदगी है, नमी है। दूसरा ये है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपने शुगर का बिल्कुल ध्यान रखें, बीच बीच में मॉनिटर करते रहें, डॉक्टर की सलाह लें, शुगर को कंट्रोल पे रखें। तीसरा, बहुत सारे पेशेंट हैं जिन लोग ऑक्सीजन पे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें बीच बीच में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, घर पे ऑक्सीजन लगाते हैं। उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ह्यूमिडिफायर को बहुत अच्छे से रखें, उसकी देखभाल सही रखें, उस बिल्कुल वो लीक नहीं होना चाहिए, उसका जो पानी है समय समय पर बदलें, जहाँ तक हो सके डिस्टिल वाटर का यूज़ रखें। जो कोविड से ग्रस्त मरीज है, जो रिकवरी फेज पे है, उसके आसपास को साफ रखें, नमी बिल्कुल ना आने दें। अगर बाहर निकल रहे हैं तो पूरे स्लीव्स के कपड़े पहने, जूते डालें और अच्छे से अपना हाइजीन मेंटेन करें, नहाएं। तो इससे काफ़ी हद तक ये इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। क्या हम इससे बचने के लिए कोई प्री मेडिसिन ले सकते हैं या ये क्या प्रेफरेबल है? क्योंकि ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसा आपने कहा कि जो लोग कोमॉर्बिड हैं उनमें भी, और साथ ही साथ जो पहले से इस बीमारी के पहले भी कई अन्य बीमारियों से ग्रसित रहे उनमें भी इसका खतरा रहता है। तो क्या कोई प्रिवेंटिव इसकी दवाइयाँ हैं जिनको हम लेना शुरू कर सकते हैं? इसके कोई भी प्रिवेंटिव एंटी फंगल या कोई भी दवाई नहीं है। इसके लिए बचाव का सिर्फ एक ही है कि हमें अपना हाइजीन मेंटेन करना है और खासकर जो शुगर के पेशेंट हैं उन्हें अपना ब्लड शुगर टाइटली कंट्रोल रखना है और स्टेरॉइड लंबे समय तक नहीं लेना है। डॉक्टर की सलाह पे उचित मात्रा में और उचित ड्यूरेशन के लिए, उचित समय के लिए ही लेना है। डॉक्टर साहब, एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये कि आज के दौर में किसी भी बीमारी को आप जितना जल्दी पकड़ लें उतना ठीक है। तो इसके क्या सिम्टम्स हैं? ये कब से दिखने शुरू होते हैं? क्या किन्हीं खास आयु वर्ग में इसका प्रभाव ज़्यादा? क्योंकि आजकल तो कोविड के पेशेंट हर वर्ग के आ रहे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, अब तो छोटे बच्चे भी कई लोग इसके प्रभाव में दिख रहे हैं। तो किन में इसकी ज़्यादा दिक्कतें दिख रही हैं और क्या इसके लक्षण हैं शुरुआती दौर पर जो हमको पकड़ने चाहिए? यह फंगस हमारे शरीर में नाक के या मुंह के द्वारा ही प्रवेश करता है। तो इसके शुरुआती लक्षण जो मोस्ट कॉमन ये अफेक्ट करता है वो होता है हमारे साइनसेस। तो सबसे कॉमन सिम्टम जो आता है वो रहता है साइनस का ब्लॉक होना। अगर कोई पेशेंट है वो पोस्ट रिकवरी फेज में है, पोस्ट कोविड है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके साइनस में ब्लॉकेज है, कुछ काले रंग का डिस्चार्ज या ब्लड जैसा डिस्चार्ज नाक से आ रहा है, चेहरे की एक तरफ में सूजन आ रही है, बहुत तेज बुखार हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो यह म्यूकोरमाइकोसिस का एक सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा यह फंगस आगे चल के आँख को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से आँखों में लालिमा आ जाती है, धुंधला दिखने लगता है, कई लोगों को डबल विजन आता है, दो चीज़ें दिखने लगती है
और सबसे घातक ये तब होता है जब ये आँख के ऊपर अगर ब्रेन को प्रभावित कर ले, तो उसमें मरीज़ को झटके आ सकते हैं, दिमागी बुखार आ सकता है। इस वजह से उसे हेडेक या फिर उसे ऑल्टर्ड सेंसोरियम उसे प्रॉपर्ली उसे समझ चली जाती है। ये सब सिम्पटम दिखते हैं। इसके अलावा यह कभी-कभी लंग्स को भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से कभी रिकवरी फेज़ में अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है या बहुत ज़्यादा अचानक से खांसी बढ़ गई है, तो आप इसे म्यूकोरमाइकोसिस का एक सिम्पटम मान सकते हैं। जो फंगस है यह सभी एज ग्रुप को प्रभावित करता है, लेकिन मोस्टली ऐसे मरीज़ जिनको पहले से कोई बीमारी है कोरोना के साथ में, जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या फिर उन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो किडनी के पेशेंट हैं, जिन्हें किडनी की बीमारी है या फिर जो कैंसर पेशेंट हैं, उनमें यह बीमारी ज़्यादा देखी गई है। डॉक्टर साहब, जो कोविड पेशेंट हैं इनमें हमने देखा है कि आजकल इतनी संख्या में मरीज़ आए हैं कि इनको कई बार जैसे नॉर्मल अगर कंडीशन होती तो शायद ज़्यादा दिनों तक उन्हें भर्ती रखा जाता या लंबे समय तक उनको डॉक्टर्स की देखरेख में रखा जाता, लेकिन आजकल थोड़ी कंडीशन बेटर होने पर डिस्चार्ज किया जाता है और घर में सावधानी रखने के लिए कहा जाता है। तो क्या आप ये कहेंगे कि जो घर में ले जाने के बाद पेशेंट हैं उनको भी 10-15 दिन, 1 महीने बहुत ज़्यादा वैसी केयर की आवश्यकता है जैसे आप किसी सेंटर पर देते हैं? बिल्कुल, पोस्ट कोविड सारे मरीज़ की इम्यूनिटी कम रहती है, तो वो मरीज़ ऐसे ही इस फंगस के लिए से प्रभावित हो सकता है। अगर वो मरीज़ डिस्चार्ज होता है, तो कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक, जो कि ये सिम्पटम्स देखा गया है कि रिकवरी फेज़ में कोविड से पेशेंट रिकवर होता रहता है, तो उसके दूसरे या तीसरे सप्ताह में उनको इसके लक्षण दिखने लगते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट घर पे है, डिस्चार्ज पे है या डिस्चार्ज नहीं है, होम आइसोलेशन पे ही हैं, जिन्हें क्रॉनिक बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो सारे मरीज़ों को अपना हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। मरीज़ के आसपास नमी नहीं होनी चाहिए, कोई मिट्टी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है कि घर पे थोड़ी धूल या मिट्टी के एक्सपोजर हो जा रहा है, तो उन्हें बिल्कुल मास्क पहन के रहना चाहिए। तो हाइजीन मेंटेन करने से इस इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें का खतरा बहुत कम हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें ये शिकायत पाई जा रही है इन दिनों, और काफ़ी सारी जगहों पर तो इसके संबंध में ये तक बात बताई गई है कि कुछ जगह तो ड्रग्स की कमी पड़ गई क्योंकि 200-300 पेशेंट्स एक साथ इसके मिल रहे हैं, और कुछ जगह पर जान जाने की बात है। इसकी सीवियरिटी कहाँ तक है इसकी, जैसा आपने भी बताया कि 50% तक कई बार ये घातक हो सकता है, तो इसकी सीवियरिटी कितनी, हमारे आसपास इसके कितने चांसेस हैं, अभी बीमारी के कितने केसेस मिल रहे हैं? जी, अभी हमारे यहाँ पे भी कुछ केसेस मिलने चालू हुए हैं। ये बीमारी इसलिए बहुत सीवियर है कि ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। अगर आपको सिम्टम्स आए हैं 2 से 3 दिन में, ये साइनस से आंखों तक पहुंच जाता है, चौथे या 5वें दिन तक ब्रेन पे पहुंच सकता है। तो इसलिए अगर आपको शुरुआती लक्षण है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दिमाग पे पहुंच गया या ये सीवियर हो गया तो इसमें मॉर्टेलिटी 50% है, मतलब हर 50% में मृत्यु की संभावना रहती है। लेकिन अगर हम शुरुआती लक्षण में ही इसमें एंटी फंगल स्टार्ट कर दें या इसका ट्रीटमेंट चालू कर दें, तो हम इससे काफ़ी कुछ बच सकते हैं। चलिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि आज के समय में हम इस बीमारी को भी अच्छी तरह से समझें, जानें, और जैसे ये फंगल इन्फेक्शन पहले भी होते रहे, लेकिन ये जो फंगल इन्फेक्शन है, चूँकि ऑलरेडी लोग बहुत डरे हुए हैं और इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, और आधा अधूरा ज्ञान जहाँ से भी मिलता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर लोगों को इस बीमारी से बचाव की, जैसे आपने बताया कि हाइजीन का ख्याल हमको नॉर्मली भी रखना है, कोविड पेशेंट्स में ज़्यादा रखना है, और साथ ही साथ कोविड और बाकी की बीमारी से ग्रसित है उनमें तो बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। लेकिन जो लोग घर में हैं, जो घर में ही अपना इलाज करके कोविड से ठीक हुए हैं, होम आइसोलेशन के मरीज, उनमें इसके कितना दिक्कत या खतरा आप पाती हैं? यह जो बीमारी है, ये अगर कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि डायबिटीज़ है या कोई भी कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट है, अगर वो होम आइसोलेशन में है तो उनमें भी उतना ही रिस्क है। उन्हें शुरुआती लक्षण पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा कॉमन लक्षण है वो है साइनस की प्रॉब्लम होती है उनमें, तो उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए।
और जो होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए यही है कि भाई वो अपना शुगर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये होम आइसोलेशन में छूट जाता है कि हम डायबिटीज़ के जो पेशेंट रहते हैं वो अपनी शुगर मॉनिटरिंग नहीं कर पाते। बहुत बार कोरोना के कारण भी शुगर बढ़ता है, उसके अलावा स्टेरॉइड लेते रहते हैं उसकी वजह से भी शुगर बढ़ता है। तो उन्हें शुगर पे कंट्रोल रखना चाहिए और बीच बीच में डॉक्टर की सलाह लेते रहनी चाहिए। चलिए, तो ध्यान से हमारे तमाम दर्शक सुन रहे होंगे, क्योंकि ये इस वक्त की एक ऐसी दिक्कत, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम कह सकते हैं कि पोस्ट कोरोना सर्वाधिक चर्चा में है। सबसे भयंकर इसके परिणाम दिखे हैं। कुछ लोगों की आंखें निकालनी पड़ी हैं, कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, कुछ लोगों के दिमाग तक पहुंचने के बाद में खतरा बढ़ता दिखा है। तो इसीलिए ध्यान से आप इस पूरे सेशन को सुनिए, समझिए और साथ ही साथ इसको आप बाद में शेयर भी कर सकते हैं। तो कोरोना की सेकेंड वेव के बीच में जैसे अगर आप कोरोना से ठीक हो भी जाते हैं तो एक नए तरह का फंगस या पुराना फंगस जो एक नई चिंता बनकर उभरा है, म्यूकरमाइकोसिस, और इसको लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर जो इस समय सबसे ज़्यादा चिंता है कि कई सारे पेशेंट, 5 से 10 पेशेंट मिलना और इसमें कुछ लोगों में खतरनाक स्तर तक पहुंच जाना, ये चिंता की बात है। इस पर आज हम डॉक्टर प्राची दुबे जी, MD मेडिसिन, हमारे साथ में, उनसे हम चर्चा करें। डॉक्टर साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि कोरोना से वैसे ही परिवार का, पेशेंट का बहुत बुरा हाल होता है और ऐसी परिस्थिति में ये एक जो नई बीमारी है इसने डर को बहुत बढ़ा दिया। दो बातें इंसान को बड़ी डरा रही। उन्हें लग रहा है कि ये आँखों से और कान के ज़रिए होने वाला रोग है। तो क्या हमको इन जगहों पर, आँख पर, कान पर या नाक पर, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है? यह रोग बेसिकली जो फंगस के स्पोर्स रहते हैं वो हमारी नाक से सांस के द्वारा हमारे नाक में पहुंचते हैं, नाक में साइनस पे ग्रो करता है और उसके बाद ये हमारी आंख और दिमाग पे नुकसान पहुंच जाता है जी। इस फंगस के लिए हमें शुरुआती लक्षण जो मैंने फिर से बताया आपको कि जो नाक का ब्लॉकेज होना, नाक से अगर काला डिस्चार्ज आ रहा है या चेहरे की एक तरफ में सूजन आ रही है तो उसे इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि यह फंगल इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी हमारे शरीर में बढ़ जाता है, 3 से 4 दिन में यह आंखों को प्रभावित कर सकता है। तो अगर आपको थोड़ा भी सिम्टम होता है, क्योंकि हम कई बार साइनस से कंफ्यूज हो जाते हैं, कई पेशेंट रहते हैं जिन्हें ऐसे भी साइनस की समस्या रहती है, उन्हें ये लगता है कि हमें साइनस का इन्फेक्शन हुआ है और वो ये चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके नाक में ब्लॉकेज आ रही है, नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है काले रंग का, नाक की जो ये ब्रिज होती है यहाँ पे कालापन हो रहा है या चेहरे के एक तरफ में सूजन आ रही है, तो उन्हें तुरंत से तुरंत जाके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ताकि इसे शुरुआत में ही हम रोक सके और हमारी आंखों की रोशनी बच सके या फिर यह फंगस हमारे दिमाग में जाने से रुक सके। डॉक्टर साहब, हाइजीन के साथ साथ दूसरी एक चीज़ जो सबसे बड़ा एक फैक्टर इसमें दिखता है वो है आपकी इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है, स्ट्रांग है, तो ये बीमारी आपको किसी तरह, ये क्या, कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी। लेकिन हमने देखा है कि कोविड में लोगों की जो स्मेल है, जो टेस्ट है, वो ख़त्म होता है और कई सारे लोग इसमें खान पान पूरी तरह छोड़ देते हैं या बहुत उनका कम हो जाता है, कमज़ोरी वैसे ही होती है। तो क्या इसमें खान पान को शुरुआती दौर से बेहतर रखना ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि आप इस बीमारी से भी बच पाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप बिल्कुल इस बीमारी से बच सकते हैं और कोरोना से भी रिकवरी में आपको बहुत मदद मिलती है अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो। इसके लिए आप शुरुआत से ही हरी फलदार सब्जियां, हरी सब्जियां, फल और साथ में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से जो विटामिन्स हैं वो अगर आप लेते रहें तो फिर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आप बिल्कुल इस फंगस से बच सकते हैं। जी, कोरोना के पेशेंट्स में हम लगातार उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या नहीं करना है, ये लगातार बताते हैं। हमें क्या क्या करना है ये तो हमने सीख लिया, क्या हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ जगहों पर हमने ये देखा पड़ा है, कुछ इन्फॉर्मेशंस भी आती हैं कि आप ऐसे में बाहर बिल्कुल ना निकलें, आप मुंह से मास्क कतई ना हटाएं, घर के भीतर भी आप मास्क लगा कर रखे रहें। दूसरी बात, कई सारे लोगों ने कहा कि जो कूलर की हवाएँ हैं या जो नमी वाली हवाएँ हैं, इनसे भी आपको ख़तरा है। इनमें कितनी सच्चाई? अगर आप कोरोना के पेशेंट हैं और आप घर पे ही हैं तो मोस्टली रिकवरी के बाद में आप ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे ज़्यादा धूल है। कई बार गार्डन होता है, घर पे गार्डन होता है, हम वहाँ निकल जाते हैं, तो हमें ऐसी जगह से बचना चाहिए जहाँ पे मिट्टी हो, धूल हो, नमी हो, क्योंकि यह फंगस वहीं ग्रो करता है, वहीं पे ये ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो अगर हमें ऐसा ज़रूरत है कि हमें बहुत अर्जेंट है कि हमें जाना ही है तो बिल्कुल हम मास्क लगा के जाएं,
पूरे बाह की शर्ट पहने, पूरे ट्राउजर्स पहने, शूज पहने, और अगर हम बाहर निकले हैं आने के बाद हम अच्छे से नहाएं, तो ताकि यह स्पोर और या फंगस हमारी बॉडी के अंदर ना जा सके। जैसे आपने बताया कि ये आँख, नाक और कान, ये 3 जगह हमने मास्क तो मुंह पर पहन लिया, क्या ऐसे में आईज को कवर करके ही बाहर निकलना या कानों को कवर करके निकलना ये फ़ायदेमंद हो सकता है? क्योंकि कई सारे लोग इसकी सलाहें दे चले हैं। बेसिकली ये जो एंटर करता है हमारी बॉडी में वो है नाक के थ्रू ही एंटर करता है। जी। नाक के थ्रू एंटर करके ये हमारे आंखों को प्रभावित करता है। तो अगर हम मास्क पहन लेते हैं तो हम काफी कुछ सुरक्षित हो जाते हैं। चलिए, तो मास्क आपको अवश्य पहनना है। मास्क पहनने का कई सारे लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये कि इस कोविड काल में ये एक कई सारे लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये कि इस कोविड काल में ये एक सबसे पहला तगड़ा विकल्प है जो आपको पोस्ट कोविड भी काम करेगा। अगर आपने वैक्सीनेशन करवा भी लिया है तो भी आपको मुंह पर मास्क लगाना चाहिए। अब तो डबल मास्क के बारे में बात की जा रही है। डॉक्टर साहब, ये जो डबल मास्क है जो हम सेकेंड वेव में कह रहे हैं कि आपको लगा कर रखना चाहिए, और जो पेशेंट्स अभी वैक्सीनेट हो गए हैं या पेशेंट्स नहीं, जो घर के लोग वैक्सीनेट हो गए, उनसे भी कहा जा रहा है कि आप जो है अगर हो सके तो घर पर भी थोड़ा मास्क का प्रयोग करें। आपकी सलाह क्या है लोगों को मास्क को लेकर? अगर आपके घर पे कोई कोविड पेशेंट है तो आपको मास्क लगाना चाहिए। दूसरा, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं फिर भी आपको मास्क लगा के ही बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीनेशन आपको इम्यूनिटी देता है कोविड से लड़ने के लिए, लेकिन आपको इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन के रिस्क रहते हैं। चाहे हो सकता है वो आपकी माइल्ड फॉर्म में हो, लेकिन आपको इन्फेक्शन का खतरा तब भी रह सकता है। तो इस वजह से आपको हमेशा मास्क लगा के रहना चाहिए। घर आप तभी मास्क लगाइए अगर आपके पास में कोई मरीज है, घर पे कोई कोविड मरीज है तो आप मास्क लगाइए। अगर आपके घर कोई आ रहा है, आपको उससे मिलना है, तब आप मास्क लगाइए। तब आपको मास्क बिल्कुल ही लगा के रहना चाहिए। चलिए, तो डॉक्टर साहब की एक बात का आप सभी लोग पूरा ख्याल करिएगा। डॉक्टर प्राची दुबे जी जो हमारे साथ में लगातार जानकारियां दे रही थी, उनकी सलाह से हमने तो ये सीखा है, मैंने स्वयं ने भी सीखा है कि आपको मास्क का प्रयोग अवश्य करना है। दूसरा, नमी वाली जगहों पर जाने से बचना है, मिट्टी धूल वाली जगहों पर जाने से बचना है। अगर आप पोस्ट कोविड इफेक्ट में इस बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो खान पान को हमेशा बहुत बेहतर बना करके रखें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, और साथ ही साथ मास्क का प्रयोग इसमें सबसे ज़्यादा आपका बचाव कर सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस जो कोविड काल में पोस्ट कोविड जो सबसे बड़ा खतरा था, इस पर हमें इतनी अच्छी जानकारी। धन्यवाद।